नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द जुरौर क्लासेस में। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई अच्छे से चल रही है और आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं और जो आपका पोटेंशियल है उसकी तरफ जो है उसको गेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन का सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा हमारा एक टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में भी है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो डिजीज से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, डिजीज शब्द से आप समझ गए होंगे कि ये दो शब्द मिलके बना है डिस ईज। मतलब ईज मतलब होता है आराम और डिस मतलब उसका अपोजिट। मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारा जो बॉडी है उसको ईज या आराम नहीं रहता, तो वो डिजीज होता है। तो बहुत तरह के डिजीज जो है आप आसपास देखते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, और उन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको जो पूछा गया है वो कॉमन डिजीज है एक तो आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, कॉमन डिजीज जो आसपास जो सामान्य रूप से देखे जाते हैं उनके अंदर इन्फेक्शियस डिजीज है, और इन्फेक्शियस डिजीज जो है उसमें भी कुछ डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है और एक कुछ वेक्टर बोर्न होता है। ठीक है, कुछ एयर बोर्न होते हैं, एयर के थ्रू फैलते हैं, कुछ वाटर के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे डिजीज आपके आसपास देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसे डिजीज हैं जो इन्फेक्शियस नहीं है, जो एक्सक्लूसिवली आपकी बॉडी में ही रहते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ टॉपिक को भी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आई बॉल व्हाट ए लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। नेत्र गोलक का अगर संकुचन हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, तो दीर्घ दृष्टि वाली जो आंख होती है जिसको दीर्घ दृष्टि रोग हो जाता है, लॉन्ग साइटेडनेस हो जाती है, तो वो केवल क्या देख सकती है। तो इसको देखने की एक समझने की चीज है कि जब भी आपको वर्ड दिया होता है लॉन्ग साइटेड आई डिजीज, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस, तो इससे हमें लगता है कि शायद लॉन्ग साइटेडनेस की दिक्कत होगी, लेकिन नहीं, इसका अपोजिट है। लॉन्ग साइटेडनेस ठीक रहता, मतलब उसका ठीक है। जैसे स्मॉल साइटेडनेस अगर कह दें तो हमको लगेगा शायद उसको निकट की वस्तु जो है वो नहीं दिखेगी, लेकिन असल में उसको निकट की दिखती है, बाकी नहीं दिखते। ऐसे लॉन्ग साइटेडनेस में भी यही होता है कि लॉन्ग साइट आपको दिखाई देगी, आप आसपास की चीज नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेत्र गोलक का संकुचन हो जाता है। तो ठीक है, इसको मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर वापस करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या होता है कि हमारा जो आई का बॉल होता है उसका शेप चेंज हो जाता है किसी कारण से। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आप लेट के पढ़ते हैं, लेट के टीवी देखते हैं, तो हमारी जो आई का बॉल है वो जो है उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली मान लीजिए वो आई बॉल जो है वो इतना बड़ा था, लेकिन जब आपको ये बीमारी होती है लॉन्ग साइटेडनेस की, तो आप क्या हो जाता है कि ये इसका शेप चेंज हो जाता है, और जो आई है वो कुछ कुछ इस तरीके से हो जाती है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो डिस्टेंस है देखिए ये ज्यादा है और ये कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको दूर की चीज तो दिखाई दे जाती है, लेकिन पास की चीज में आपको दिक्कत होने लग जाती है, निकट का आपको दिखाई नहीं देता। और इसमें क्या होता है कि जो इमेज है, मान लीजिए यहाँ वो इमेज थी पास की, ठीक है, और आपने इसको देखा, तो वो इमेज जो है नॉर्मली वो यहाँ पे जो है रेटिना पे आके भी इमेज बननी थी, लेकिन वो आगे जाके बनने लग जाती है क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन हो गया। नॉर्मल स्टेज में आई इधर से इधर होती तो ये ठीक होता। ठीक है, तो ये होता है कि इसमें जो है वो कोर्निया से जो है, सॉरी, रेटिना के पीछे आगे जाके बनता है, रेटिना के पीछे जाके बनता है। तो इसकी वजह से जो है आपको शॉर्ट की यानी कि पास की चीजें नहीं दिखती, केवल लॉन्ग की चीजें दिखती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, आपको इस इमेज को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, और सीधी सी बात है, हम जो है कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे इसके इसको क्योर करने के लिए। और कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, वो उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस का जो फीचर होता है वो ये होता है कि जब भी कोई लाइट इससे गुजरती है तो वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आई लेंस है, आई लेंस से पहले जो है एक कन्वर्जिंग लेंस और लगा देंगे। जैसे ये नॉर्मली आई का जो स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करें तो इसमें एक लेंस ऑलरेडी होता है। ठीक है, उसी लेंस से लाइट होके जाती है और वो कन्वर्ज होती है किसके ऊपर। अभी नॉर्मल सिचुएशन ये है देखिए, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन हो गया आई बॉल के अंदर, आई बॉल छोटा हो गया, तो जो इमेज जो है बननी थी वो यहाँ के बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे कि एक लेंस और लगा देंगे जो कि हम चश्मे में यूज करेंगे। ठीक है, तो वो लेंस क्या करेगा, कुछ को कन्वर्ज वो खुद भी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइट है, लेंस है, आई लेंस है,
तो अब हम यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं, और कन्वर्जिंग लेंस जब यूज करेंगे तो ये लेंस जो है पहले से ही लाइट को थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, और यहाँ ये इसको और कन्वर्ज करेगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आकर जो है आपको इमेज बनने दिख जाएगी। तो लॉन्ग साइटेडनेस में इसके क्योर के लिए हम यूज करते हैं कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि पास की वस्तुएं जो लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब लॉन्ग साइट ठीक है, इसका मतलब ये है, ध्यान रखना। तो पास की वस्तुएं नहीं दिखते हैं, दूर की वस्तुएं दिख जाती है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। और इसको क्योर कैसे करेंगे, कन्वेक्स लेंस से करेंगे। इसका अपोजिट जो हो जाता है उसमें क्या होता है कि आई बॉल बड़ा हो जाता है, ठीक है, और वो जो इमेज जो है वो इससे पहले बन जाती है। आई बॉल जो है वो नॉर्मली ऐसा था, वो ऐसा हो गया, तो इमेज यहाँ पर तो बनती थी, लेकिन अब ये बड़ा हो गया तो इमेज जो है वो पहले बनने लग जाती है आई बॉल से पहले। तो इसके लिए हम डाइवर्जिंग लेंस करते हैं। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, वो उत्तल लेंस होता है। तो इसके अंदर जो है जैसे लाइट पड़ेगी तो थोड़ा सा लाइट उसको डाइवर्ट कर देती है बाहर की तरफ, और दूर जाकर जो है इमेज बनने लग जाती है। तो स्मॉल साइटेडनेस अगर होती है तो स्मॉल यानी कि आसपास की चीज जो है, शॉर्ट डिस्टेंस की चीजें साफ दिखती है, और उसके लिए हम अवतल लेंस यूज करते हैं। तो एक बार अब फिर दोबारा से हम इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इसने क्या पूछा था। ड्यू टू कंट्रेक्शन ऑफ आई बॉल का कंट्रेक्शन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इमेज जो है वो पीछे की तरफ जाके बनेगी। व्हाट ए लॉन्ग साइटेड आई कैन सी, तो लॉन्ग साइटेड वाले लॉन्ग का ही देख सकते हैं। तो फार्दर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, तो यही आंसर हमारा सही हो गया क्योंकि हमने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब इसे देखिए, ये वाला क्या है, नियर निकट की वस्तु जो अवतल लेंस है, ये लॉन्ग साइटेडनेस नहीं, शॉर्ट साइटेडनेस का आंसर बनेगा। तो हमारा सही आंसर हो गया इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is not a symptom which is no it is not correct about डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि ह्यूमंस के अंदर दिखाई देती है, और ये जेनेटिक बीमारी है सबसे पहले। तो ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 सही होंगे और एक गलत होगा, क्योंकि अब कॉम्बिनेशन तो दिया नहीं है ऑप्शंस का, इसलिए हमें इस तरीके से इसको देखना होगा। हमें 3 सही ढूंढने और एक गलत होगा। देखिए, इट इज ए जेनेटिक ऑर्डर, बिल्कुल ये जेनेटिक ऑर्डर है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है, देखिए नॉर्मली जो ह्यूमन होते हैं उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर है, यानी कि कुल कितने अगर आपसे पेयर पूछे, क्रोमोसोम के गुणसूत्र पूछे, उनके जोड़े पूछे तो 23 है, लेकिन आपसे टोटल पूछे क्योंकि पेयर में है तो 23 इंटू 2 है, 46 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 22 तो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, और 22 पेयर और 23rd पेयर जो होता है उसमें सेक्स क्रोमोसोम, जो कि आपका जेंडर डिसाइड करते हैं। तो इसके अंदर देखिए 44 तो हो गए नॉर्मल, ये तो पेयर हम बता रहे हैं ना, 22 पेयर और 23rd पेयर, और 2 इसमें एक्स वाई या एक्स एक्स, जैसा कि एक्स वाई होता है मेल के अंदर और एक्स एस होता है फीमेल के अंदर। तो ये इस तरीके से ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है डाउन सिंड्रोम में कि 21 जो पेयर है, देखिए 20 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 21 पेयर जो है फिर उसके बाद 22th भी होगा और 23rd भी होगा। ठीक है, इनको भी छोड़ दीजिए। ये वाला जो पेयर बनता है इसके अंदर ट्रिपलिंग हो जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है पी पी ना, इस तरीके से 2 क्रोमोसोम आने हैं, इसमें 3 आ जाते हैं, तो ये ट्रिपलिंग, इसलिए इसको ट्राइसोमी भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिपलिंग जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें 2 पेयर, एक पेयर में 2 होते हैं लेकिन यहाँ 3 आ जाते हैं, और इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो है ही। इसका रीजन क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है और गैमेट्स बनते हैं, जिसमें क्रोमोसोम जो मेल के अंदर फीमेल के अंदर जो है जो क्रोमोसोम बनते हैं और उसमें सेल डिवीजन होता है, उस टाइम पे कोई दिक्कत होने की वजह से जो है उनका सेपरेशन नहीं हो पाता, वो गैमेट्स जो है वो डिप्लॉइड ही रह जाते हैं, हैप्लॉइड नहीं बन पाते। मतलब जैसे मेल का एक्स एस होता है, एक्स वाई होता है, ठीक है, और फीमेल का एक्स एस होता है जेंडर का। ये तो हम जेंडर समझाने के लिए कर रहे हैं, हालांकि इसका नहीं, ये 21th पेयर में होता है ऐसा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब गैमेट्स बनते हैं नॉर्मली एक गैमेट ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो 2 डिवीजन हो जाते हैं, तो ये गैमेट बन गए। तो जिसका जिसके साथ एक एक का कम्बिनेशन होगा उस हिसाब से जो है जेंडर डिसाइड हो जाएगा। इसके इसके साथ होगा तो दोनों फीमेल हो गए, और इसका इनके साथ होगा तो दोनों मेल हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये डिवीजन जो एक्स वाई का एक्स और वाई में हुआ था, ये डिवीजन नहीं हो पाता। इस 21th में जो है जो क्रोमोसोम होते हैं वो जुड़े ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से 3 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, तो इसको जो है जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग। ठीक है, तो ये वाली बीमारी ये नहीं है, इस बीमारी में जो है अर्ली एजिंग नहीं होती है, नॉर्मल स्पीड से बच्चा ग्रो करता है।
लेकिन वो एक प्रेगोरिया नाम से एक बीमारी होती है, जो अमिताभ बच्चन की एक मूवी भी आई थी जिसमें अर्ली एजिंग दिखाई देती है। तो यही वो आंसर है जो कि गलत है, इस बीमारी से मैच नहीं करता, तो ये ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। इफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन, ये ठीक है, डाउन सिंड्रोम के बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन होती है। इफेक्टेड पर्सन हैज फरोड टंग एंड ओपन माउथ, ये ठीक है, उसकी जो टंग जो उसके खुले मुंह से जीभ, ये कुछ ट्रांसलेशन गड़बड़ है, उसकी जो टंग है वो जो फरोड होती है उस पर जो है फरो बनी होती है, और ओपन माउथ, मुंह हमेशा उसका ओपन ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा सही आंसर हो गया कि उसको जल्दी बुढ़ापा आता है, ये वाला गलत है, बाकी सारे इसके बारे में सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंसेक्ट्स दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर टू एज व्हाट। देखिए, ऐसे कीट जो मनुष्य को रोग पहुंचाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ तो एयरबोर्न डिजीज होते हैं। ठीक है, जैसे आप आजकल आप देख रहे हैं, खासतौर से जो कोरोना वायरस है जो एयरबोर्न है। ठीक है, तो ये एयर में जो खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट आ जाती है उससे फैल जाता है। जुकाम भी नॉर्मली वो भी एयरबोर्न ही है। उसके साथ साथ जो है कुछ वाटर बोर्न भी होते हैं जो वाटर से फैलते हैं, या वाटर से, खराब वाटर से बनी चीज़ों से फैलते हैं। जैसे कॉलरा नाम का बीमारी है, वो वाटर से फैलती है। जो पीलिया है वो भी इसी से होता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो आप जो है आदमी से आदमी में नहीं फैलती। जैसे मलेरिया है, अगर आप किसी मलेरिया पेशेंट के पास बैठ जाते हैं, इट विल नॉट स्प्रेड टू यू, इट विल नॉट बी कम्युनिकेटेड टू यू डायरेक्टली। ठीक है, उसी तरीके से आपको डेंगू नहीं होगा अगर आप किसी डेंगू के पेशेंट के पास बैठे हैं, या चिकनगुनिया नहीं होगा आपको। ठीक है, ये बीमारी जो है वो किसी कीट द्वारा आपके शरीर में डाली जाती है। एक पेशेंट है जिसको ये बीमारी हो रखी है, उस एक मच्छर आएगा, उससे ब्लड लेगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो मच्छर जो है आपको फिर वापस जो है उस आपकी ब्लड पीने आएगा, तो कीटाणु आपके शरीर में छोड़ के चला जाएगा। तो ये वेक्टर है। ठीक है, इसका सही आंसर है वेक्टर्स। दीज आर कॉल्ड एज वेक्टर्स, दोज इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम ह्यूमन टू अदर ह्यूमन आर कॉल्ड एज वेक्टर। वेक्टर बोर्न डिजीज और हो जाएंगे, और मैंने 3 एग्जाम्पल बता भी दिए। 3 एग्जाम्पल में मलेरिया जो है, थोड़ा सा देखिए इसको, मलेरिया को, तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है प्रोटोजोआ से, ना वायरस से ना बैक्टीरिया से, ये प्रोटोजोआ से होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, हड़प्पा में एक जगह है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो में कंकालों का, मृतकों का ढेर मिला। तो पहले थ्योरी ये थी कि बाहर से किसी ने अटैक किया और इतने सारे लोग एक साथ मारे गए, तो वहां पे एक नरसंहार हुआ है। लेकिन बाद में जब उन कंकालों का, इस मोहनजोदड़ो का नाम भी यही है, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है दबे मिले थे एक ही जगह पर, और वो भी बेतरतीब तरीके से दबाए गए थे। तो माना जा रहा है कि वहां पर कोई महामारी फैली थी बाद में, क्योंकि उन लोगों की हड्डियों की जब जांच की गई तो पता चला कि उनकी डेथ मलेरिया से हुई थी। इसी तरीके से एक और बीमारी है जिसका नाम है डेंगू। हाँ, मलेरिया का वेक्टर कौन है आपको सबको पता है। देखिए, एनाफ्लीज फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो है वो इसका वेक्टर है। मेल नहीं है, फीमेल, क्योंकि फीमेल को एग डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए और हीमोग्लोबिन से प्रोटीन मिलता है, तो वो ब्लड शक करने आती है एग डेवलपमेंट के लिए, और साथ में क्या करती है, जब हमारी बॉडी के अंदर वो प्रिक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो इतना बारीक प्रिक होता है कि जितना वो बारीक प्रिक है वो ब्लड जब भी क्लॉट हो जाएगा तो पहले वो अपना सलाइवा छोड़ती है। ठीक है, उस सलाइवा के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, और उसी सलाइवा के अंदर फिर एक कीटाणु भी अंदर चला जाता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और उसी से मलेरिया होता है। ऐसे ही डेंगी, बहुत सारे जगह इसको डेंगू बोला जाता है, लेकिन अब एक क्लास सिस्टम ने इसको डेंगी कहना शुरू कर दिया है। तो ये एडीज मच्छर से होता है, ध्यान रखेंगे, एडीज इजिप्टी मच्छर से होता है। ये भी सेम प्रोसेस है, ये भी ब्लड शक करने आते हैं, और एक चिकनगुनिया वो भी एडीज से ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 3 बीमारियां जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और आपको जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कौन सा डिजीज है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्टली ट्रांसमिशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारा जो जो ऐसा ट्रांसमिशन जो होता है एक आदमी से दूसरे आदमी से ट्रांसमिट हो सकता है, उसके बारे में पूछा गया है। देखिए, आप सबको 2 एग्जाम्पल तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एड्स जो है एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकता है। ठीक है, खास तौर से इनकी एक पहचान ये है कि बॉडी फ्लूइड अगर दूसरे के बॉडी फ्लूइड में चला जाता है, ठीक है, किसी भी तरीके से, और उसमें इन्फेक्शन, उसमें कोई ऐसा
कीटाणु हैं एक आदमी के ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में, तो दूसरे आदमी को भी हो सकता है। तो एड्स का भी यही तरीका है, अनप्रोटेक्टेड अगर सेक्स किया जाता है उसकी वजह से भी बॉडी फ्लूइड जो है ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा, अगर इन्फेक्टेड सिरिंज यूज कर ली जाती है, आपने देखा होगा कि आजकल जो है हर डॉक्टर बिल्कुल नई सिरिंज ही हर बार यूज करता है, यूज्ड सिरिंज नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और अब बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर पे जो है उन नीडल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब यूज करने के बाद ही एक मशीन दी जाती है उनको छोटी सी, जिसमें उसको जो है नीडल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है कि गलती से भी वो नीडल यूज ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए तो उससे भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो या सलाइवा से, अगर सलाइवा जो है एक व्यक्ति का सलाइवा दूसरे के अंदर जो है प्रवेश कर जाए तो इस तरीके से हो जाता है। तो ये देखिए एड्स जो है वो आपको पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से ये होता है, ये वायरस की वजह, तो वायरस से होता है एड्स, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और सीधी सी बात है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। और एड्स की बीमारी एक स्टेज आती है जब आपको कोई भी बीमारी अगर होती है तो वो इतनी ज़्यादा हैजार्डस हो जाती है आपके लिए, फैटल हो जाती है कि आप उसको क्योर नहीं कर पाते क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, ठीक है। सिरोसिस, सिरोसिस इज ए डिफरेंट थिंग, ठीक है। एक तरह का कैंसर टाइप का होता है जो कि लीवर सिरोसिस के नाम से भी आपने सुना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और फैटी लीवर उनका हो जाता है, फाइनली उनकी कंडीशन लीवर सिरोसिस में हो जाती है। इसका इलाज बहुत रेयर ही कोई आदमी बचता है, मर ही जाता है, ठीक है। अब दो बीमारी और भी बची हुई है। सिफिलिस आपने देखा होगा, ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी को होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सिरोसिस ऐसी बीमारी नहीं है, तो दो को काट दीजिए। दो इसमें भी नहीं है इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। तो हमें वैसे तो आंसर मिल ही गया। तो हेपेटाइटिस बी भी ऐसा ही है जो बॉडी फ्लूइड से भी फैल सकता है और सलाइवा से भी फैल सकता है। तो तीन बीमारी हमें पता चल गई, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और एड्स, ये तीनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, इनको वेक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक और बीमारी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। वन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड कॉमनली फेस्ड बाय द वर्कर ऑफ द सेरेमिक्स, पोट्री एंड द ग्लास इंडस्ट्री। तो सेरेमिक का सामान जो होता है आपने देखा होगा, जो चाइना मिट्टी टाइप का चीजें बन के आती हैं, जो उसकी कुछ तस्वीरें भी बनती हैं, कुछ आर्टिफैक्ट भी बन जाते हैं और कुछ बर्तन भी बन जाते हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। या फिर पोट्री का काम करने वाले लोग और कांच उद्योग में श्रमिकों द्वारा जो काम करते हैं, उनको एक व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में से एक कौन सा है? मतलब इस प्रोफेशन से रिलेटेड से जुड़ा हुआ एक हेल्थ हैजार्ड कौन सा है या बीमारी कौन सी है जो कि फेस करनी पड़ती है? उनके गाल ब्लैडर में स्टोन बन जाती है, ठीक है, या उनको मेलानोमा हो जाता है, या उनको सिलिकोसिस हो जाता है, या स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी। मतलब उनको या तो पथरी हो जाए गाल ब्लैडर के अंदर या किडनी के अंदर। आपको पता है गाल ब्लैडर क्या होता है, ठीक है। गाल ब्लैडर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, खासतौर से फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर अगर स्टोन हो जाता है, नहीं, ये वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा है और किडनी के अंदर स्टोन, ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि वो किसकी वजह से होता है, कि स्टोन फॉर्मेशन किसकी हो जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का एक केमिकल शरीर में अगर हो जाए ज़्यादा तब ये होता है। और आपको पता है कि पालक के अंदर वो ऑक्जेलिक एसिड बनता है, तो पालक का उनको मना कर दी जाती है कि आप पालक मत खाइए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बीमारी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कैल्शियम का कोई रोल नहीं है, मेलानोमा का कोई रोल नहीं है, सिलिकोसिस, क्योंकि क्या होता है कि ये जो सेरेमिक्स होती है और मिट्टी के बर्तन, इनके अंदर सिलिका होती है, ठीक है, उनको सिलिकोसिस हो जाता है। और सिलिकोसिस सीधी सी बात है ये ब्रीथिंग की वजह से होता है, क्योंकि हवा के अंदर बहुत सारे सिलिका के एलिमेंट होते हैं और फिर ब्रीथिंग होगा तो वो अफेक्ट करेगा आपके फेफड़ों को, लंग्स को, ठीक है। तो आपके लंग्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाते हैं और उनमें जो है ये बीमारी हो जाती है, सिलिकोसिस जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटी मलेरिया ड्रग कुनिन इज obtained फ्रॉम ए प्लांट, द प्लांट इज नीम, यूकलिप्टस, सिनामोन और सिनकोना। तो आपको जो है मलेरिया रोधी एक दवा खिलाई जाती है, बहुत कड़वी दवाई होती है, बहुत गर्म भी होती है। तो आज के टाइम पे क्योंकि हम एसी में रहते हैं या फिर आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं मच्छरों से किसी भी रूप में, तो आपको मलेरिया कम देखने को मिलता है। लेकिन कुछ साल पहले मलेरिया बड़ा मेन बीमारी हुआ करता था बारिश के मौसम में। तो उस समय पे जो है एहतियातन भी कुछ लोगों को कुनैन की दवाई खिलाती जाती है, ठीक है।
कुनैन का पौधा है उसको सिनकोना प्लांट कहा जाता है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन में इन्होंने इसे कुनैन ही लिख दिया है, लेकिन इसको सिनकोना का प्लांट कहा जाता है। ठीक है, और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय वर्षा वनों में ये पाया जाता है। तो कुनैन का पौधा है, उससे सिनकोना का पौधा कुनैन दवाई बनाई जाती है, बहुत कड़वी होती है और ये मलेरिया के प्लाज्मोडियम को किल करने के काम आती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक to suspect HIV AIDS in a young individual, which one among the following symptom is most associated with? तो कह रहा है कि किसी युवा व्यक्ति में अगर HIV AIDS का संदेह आपको पता करना है कि इसको हुआ या नहीं हुआ, तो उसको निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अधिकतर संबंधित है। देखिए, लॉन्ग स्टैंडिंग जॉन्डिस एंड क्रोनिक लिवर डिजीज, ये जो बीमारी है जॉन्डिस की या पीलिया की या पुरानी जो लीवर की बीमारी है, क्या ये हो सकता है? नहीं। क्या होता है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति को बीमारी अगर हो जाती है तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है, लॉन्ग टाइम तक वो उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। और इतनी क्रोनिक बीमारी अगर हो जाए तो वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं, तो इतना नहीं होगा। सीवियर एनीमिया, ये तो डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज है। बस हमें ये भी पता है कि HIV में इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो एनीमिया तो इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से नहीं है, तो डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी हो जाती है, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अब है क्रोनिक डायरिया। तो डायरिया जो है, दस्त की जो बीमारी हो जाती है तो एकदम से लगती है, इंस्टेंट लगती है, लेकिन वो बंद ही ना हो लंबे समय, मतलब क्रोनिक हो जाए, गंभीर हो जाए, उसका आराम ही ना हो, शरीर उसके खिलाफ काम ही ना करे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम लगता है। सीवियर परसिस्टेंट हेडेक, तो हेडेक जो की बीमारी जो होती है ना, वो नींद ना लेने की वजह से या आपको किसी चीज़ की वजह से एलर्जी है या आप जो है सो नहीं पाए, इस तरीके से हेडेक होता है। तो इसमें इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं होता, तो इसको हम इजीली जो है एलिमिनेट कर सकते हैं और आपको जो है अपना आंसर बहुत इजीली मिल गया। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि ये एड्स के सिम्टम्स जो आप जो है कैसे आइडेंटिफाई करें, इम्यून डिजीज है उस पर ध्यान देना है। अब ये कह रहा है कि हाइपर टेंशन जो है, हाइपर टेंशन इज टर्म यूज फॉर, ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो हार्ट रेट जो होता है वो तो इंक्रीज हो सकता है, वो डाउन, जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं तो हृदय की गति में जो है वृद्धि हो जाती है, नो डाउट। लेकिन अगर परसिस्टेंट आपकी पल्स देखी जाती है, आपका जब ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और वो हाई बीपी अगर देखने को मिलता है, हाई बीपी की बीमारी जो होती है ना उसको कहते हैं हाई बीपी, ब्लड प्रेशर की बीमारी को कहते हैं हाइपरटेंशन। कभी कभी क्या होता है, आपको गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं इतना हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब बढ़ क्यों रहा है, इतना ज़्यादा बोल क्यों रहा है, मतलब हाइपर होके क्यों बात कर रहा है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो उसके लिए हाइपो टर्म यूज होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। हाइपो कम के लिए और हाइपर ज़्यादा के लिए। ठीक है, हाइपर टेंशन है ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है कि ब्लड की जो वेन्स होती है या फिर जो आर्टरीज होती है उनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उनके ऊपर, तो रास्ता कम होने लगता है ब्लड के आने जाने का। इसकी वजह से ब्लड तो उतना ही पंप हो रहा है हार्ट की तरफ से, प्रेशर बन जाता है, जैसे इधर से पाइप से पानी उतना ही आ रहा है, लेकिन आगे इतने पाइप के अंदर अगर पानी वही जाए, प्रेशर उतना ही है, क्योंकि इतने में कोलेस्ट्रॉल जम गया है। ठीक है, तो ब्लड का प्रेशर हो जाता है। जैसे आप पाइप के मुंह को थोड़ा सा उसको अपने उंगलियों से दबा दें तो प्रेशर से पानी आगे जाता है, क्योंकि पीछे से पानी उतना है। तो हाई बीपी की बीमारी को हाइपरटेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्यूट लेड पॉइजनिंग। अगर आपको जो है बहुत ज़्यादा लेड पॉइजनिंग की दिक्कत हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है? ठीक है, लेड पॉइजनिंग अगर एनवायरनमेंट के अंदर आप ऐसी जगह पे काम करते हैं, जैसे आप पेंट का काम करते हैं, खासतौर से पेंट के अंदर बहुत लेड होता है, पेंट को यूज करते हैं, उससे उससे रिलेटेड, या लेड इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, आपको छोटे छोटे लेड के जो पार्टिकल, शीशे के पार्टिकल्स जो है हवा के अंदर तैर रहे होते हैं, तो वो आपके नर्वस सिस्टम के सॉरी आपके फेफड़ों के अंदर चले जाएंगे और आपके बॉडी के अंदर जो है पेनिट्रेट करेंगे, तो वो बीमारी जो हो जाती है उसको प्लम्बिज्म कहा जाता है। ठीक है, और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, उसमें लंग्स में भी दिक्कत में आ जाते हैं और न्यूरोलॉजिकल दिक्कत भी हो जाती है, नसों से संबंधित न्यूरोलॉजिकल चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब है ओरल रिहाइड्रेशन, ORH, आपने देखा होगा ORS का घोल, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। आपने देखा होगा बच्चों को ORS पिलाते रहे, आपने ऐड देखी होगी। ठीक है, कई बार बड़े लोग भी इसको पी लेते हैं, नमक चीनी का पानी सा होता है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर, कौन सी बीमारी के लिए रिकमेंड की जाती है ये? ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक, जिसको क्षय रोग भी कहा जाता है, TB के लिए यूज होती है, टाइफाइड के लिए, टेटनस के लिए या कोलरा के लिए। तो कोलरा क्या है?
ये हैजा है, विब्रियो कोलरी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है ये, ठीक है, इसकी वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, दस्त लग जाते हैं, उल्टियाँ लग जाती है, इसकी वजह से डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी हो जाता है। और अगर इसको जल्दी से संभालना जाए तो बहुत जल्दी ही डिहाइड्रेशन बोलेंगे इसको, डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस होता है बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से अब आदमी की डेथ हो जाती है। तो इससे इसकी से लोगों को इसका तरीका एक ही है, रिहाइड्रेशन करना। रिहाइड्रेशन का तरीका जो है वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो डायरेक्ट ओरल भी हो सकता है और ड्रिप भी हो सकता है, आपको ग्लूकोज भी लगा सकते हैं, ड्रिप लगा दे तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हैजा में यूज की जाती है, ठीक है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, होप आपको जो है काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक में आपको कई टॉपिक बना के दिए गए हैं, कॉमन डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज और जो है डेफिशिएंसी डिजीज। तो इसके ऊपर हम 30-40 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो आप जो है कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ये बात ध्यान रखिए कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। आपसे बस आप पढ़ कम रहे हैं इसलिए आप पीछे हैं, अदरवाइज आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को पहचानिए, ठीक है। अपने लिए लड़िए, अपने लिए मेहनत कीजिए, अपने आप को साबित करिए, खुद को साबित कीजिए। लोग क्या कहते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लोग हमेशा आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम लोग, बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, ठीक है। तो लोगों को ध्यान नहीं देना, लोगों को पागल समझ के आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जो आदमी खाली बैठा है और आप में कमी निकाल रहा है, उसका तो आप खुद ही मजाक बनाइए कि वो लोग खुद कुछ नहीं है, और आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप को एक कमरे में बंद करके चार दीवारी के अंदर रखना, और अब बाकी लोग बाहर घूमते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। इस सेक्रीफाइस को जो है एक रिजल्ट तक पहुंचाइए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।